एनडीसी एडीयू के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली 6 थी वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2 को कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो प्रश्नावली 2 है बहुपद, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखना, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसका जो बेसिक है वो हमें आना चाहिए। हम प्रश्नावली जो हम क्लास 9 थी उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं बहुपद, कि हम कैसे पहचान करेंगे इनकी बहुपदों की। तो देखना कि पहले तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे कि अक्स की उच्चतम घात, अक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये एक वर्ड मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है देखना, अक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसका मतलब क्या है देखना, अगर अक्स की घात, घात का तो पता है ना पावर, जैसे हम यहां पे लिखते हैं जैसे 2 की घात 2 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 2 की घात कितनी है, 2 है। उसी प्रकार जैसे अक्स के ऊपर यहां पे 1 है या फिर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की घात कितनी है, 1 है। मैं बोलूं यहाँ पे x के ऊपर यहाँ पे कितना 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x की घात कितनी है, 2 है। मतलब अब अगर x की उच्चतम घात अगर 1 हो, कोई हमें इक्वेशन कोई भी दिया गया है x की उच्चतम घात 1 हो, तो उसे हम एक घात वाला बहुपद बोलते हैं या फिर उसे रेखिक बहुपद बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया कि हमने एक x प्लस 2 ये लिख दिया, उसके बाद में मैंने लिख दिया कि 3x प्लस 5 मैंने लिखा है। तो देखना यहाँ पे हम बहुपद की बात कर रहे हैं। एक तो बात आपको पता होना चाहिए, पहले मैं एक बार इसको वापस थोड़ा छोड़ रहा हूं। हम पहले चर और अचर की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जरूरी होगी चर पद किसे, चर पद कौन से होते हैं और अचर पद कौन से होते हैं, ये तो पता है ना। चर पद और अचर पद, अचर पद वो होते हैं जिनके मान में हम बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब वो फिक्स होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैं बोल दूं 1, तो 1 के मान में आप परिवर्तन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब 1 क्या है, अचर पद है। मैं बोल दूं 2, 2 भी क्या है, अचर पद है। इसके मान में आप वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ना। मतलब जितनी भी जो संख्याएं हैं वो क्या है, अचर पद है। ठीक है। अब चर पद कौन से होते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि x एक सम संख्या है, ऐसे मैंने बोल दिया कि x एक सम संख्या है। तो देखना इस x के मान में परिवर्तन होता रहेगा ना। x एक सम संख्या है तो मतलब x की जगह 2 है, तो 2 है तो वो भी सम संख्या है, वो भी इसमें काउंट होगा x की जगह। मैं बोलूं 4, तो 4 भी सम संख्या है तो वो इसमें काउंट होगा। इसका मतलब x का मान हमेशा के लिए परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि सम संख्याएं तो बहुत है, 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार। इसका मतलब इस x का मान हर एक वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है। इसका मतलब x क्या है, एक चर पद है, मतलब इसका मान वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये चर और अचर पद का मतलब ये है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब वापिस इस पे आते हैं। देखना यहाँ पे मैं बोल रहा हूं x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे x की घात देखना, इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x की घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये कितने पद वाला बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है। ये कितने पद वाला बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है। अब इस एक पद वाले बहुपद को हम एक नाम और देते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक नाम और कौन सा देते हैं, हम इसे रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक पद वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद भी इसे बोलते हैं। अब कब है जब ये एक पद वाला बहुपद, कि जब इसमें x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है, तब ये क्या है, एक पद वाला बहुपद है। और जिसमें x की उच्चतम घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। अब देखना मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
एक एग्जांपल और देता हूं, ये तो हमने बात की है एक घात वाले बहुपद की, अब हम बात करते हैं दो घात वाले बहुपद की। तो देखना यहां पे जब x की उच्चतम घात 1 है तो हमने बोला ये एक घात वाला बहुपद है और इसे रेखिक बहुपद भी बोला है। अब अगर x की उच्चतम घात अगर 2 होगी, x की उच्चतम घात 2 है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे वो कौन सा बहुपद होगा, वो होगा द्विघात बहुपद। वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। वो द्विघात बहुपद होगा हमारे पास। x की अगर उच्चतम घात जिसमें 2 हो वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं कि हमारे पास है x² + 2x + 1। हमें बहुपद की पहचान करने के लिए पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि हमें क्या देखना है, कि हमें देखना है कि x की उच्चतम घात वाला जो पद है ना वो देखना है। x की उच्चतम घात वाला पद हमने पहचान लिया ना, तो जितनी x की उच्चतम घात होगी ना वो ही जो पद होगा ना वो उसी प्रकार का होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे x की उच्चतम घात, सर आप बोलोगे सर हम तो ये पद देख रहे हैं इस पे तो एक ही घात है, तो हमें ये देखना ही नहीं है, हमें ये पद है वो देखना ही नहीं है, हमें तो उच्चतम घात वाला पद देखना है। देखना इसके ऊपर घात 2 है, तो हम यहां से डायरेक्ट देखकर बोलेंगे कि सर इसमें x की उच्चतम घात 2 है तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब यहां हमने इतनी बात कर ली, अब ज्यादा आप आगे खुद अपने आप समझ जाओगे कि x की उच्चतम घात अगर 3 होगी तो वो त्रिघात वाला बहुपद होगा, x की उच्चतम घात 4 होगी तो वो चतुर्थ घात वाला बहुपद होगा। अब देखना हम यहाँ पे रेखिक जो बहुपद है उसके व्यापक जो इक्वेशन है, व्यापक जो पद है उसकी बात करते हैं कि रेखिक बहुपद को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखना व्यापक रूप में लिखने की बात करें, आपके ये 9th क्लास में था कि इसको व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे किसको, रेखिक बहुपद को। रेखिक बहुपद को व्यापक रूप में लिखेंगे हम ax + b से। अब देखना ax, a कोई भी वास्तविक संख्या है, b भी कोई वास्तविक संख्या है, इन a और b की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन शर्त क्या है, हमारे पास शर्त है कि a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता। अब वो बोलोगे सर a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, अरे बच्चों सपोज करो अगर a की जगह यहाँ पे 0 हो गया तो 0 और ये x दोनों में गुणा होके 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, b बचेगा। तो ये b कोई संख्या है, तो इसका मतलब लास्ट में हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास तो वही बच गया ना, कोई अचर पद ही बच गया। तो हम इसको रेखिक बहुपद कैसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना रेखिक बहुपद। तो देखना इसका मतलब कंडीशन क्या है कि a का मान 0 नहीं हो सकता और a व b, a व b, a व b कैसी संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं a व b। ठीक है, ये हमने किसकी बात की है, रेखिक जो बहुपद है उनको व्यापक रूप में लिखने की बात की है कि हम इसको व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, ये याद रखना ax + b। इस प्रकार की अगर आपको इक्वेशन दिखाई देना, देखना यहां, देखना यहां मैं यहां पे लिखता हूं ax + b, तो देखना क्या ये ऐसा सा दिखाई दे रहा है ना आपको, देखना a की जगह 3 आ रहा है, 0 तो नहीं है ना a की जगह, यहाँ पे देखना b की जगह 5 आ रहा है। मैंने बोला कि a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो देखना 3 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। अब मैं बोलूं कि द्विघात समीकरण का जो द्विघात बहुपद है उसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखना, द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखना।
देखना द्विघात बहुपद को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। अब यहां पे देखना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये याद है ना ए एक्स प्लस बी, तो देखना हमें क्या लिखना है, पहले हमें यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही लिखे ए बी, यहाँ पे हमने पहले लिख देना है ए बी और सी, ठीक है। द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद चाहिए तो ए के आगे लगा दो एक्स स्क्वायर, बी के आगे लगा दो एक्स, और ये सी ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इनके बीच में प्लस और ये बराबर 0, मतलब ये हमने क्या लिखा है, द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखना यहां पे भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि यहां पर भी ए का मान 0 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, अगर बच्चों हम एक ही जगह अगर शून्य कर देंगे ना तो एक ही जगह 0 हो जाएगा, तो ए और एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे 0 और एक्स स्क्वायर दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो आगे बी एक्स प्लस सी बचेगा। ये देखना आगे बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया हमारे पास। इसका मतलब ए का मान शून्य नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म नेसेसरी कंडीशन है कि ए का मान शून्य हो ही नहीं सकता। और क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि ए बी और सी ये क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इनसे रिलेटेड हम इतना ही देखेंगे, बट ये याद होना चाहिए, ये हमें प्रश्नावली 2.2 जब हम प्रश्नावली अपनी करेंगे ना तब हमारे ये चीजें काम में आने वाली है। इससे पहले अब हम 2.1 प्रश्नावली करेंगे, उसका देखते हैं थोड़ा बेसिक, क्योंकि 2.1 प्रश्नावली में मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी आपको स्वयं को करने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रश्नावली है नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पे कट कर रहा है, कि जो लाइन जो रेखाएं खींची गई है, जो वक्र खींचा गया है वो कहां पे कितनी बार कट कर रहा है वो देखना है बस, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले 2.2 प्रश्नावली का रिव्यू इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया पहले। तो देखना अब हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूं पहले ग्राफ के बारे में कुछ। आपको पता है ग्राफ में हमारे पास ये वाला होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं ना, ये एक्स अक्ष है ना, और ये वाला वाई अक्ष होता है। ये एक्स डैश और ये नीचे वाई डैश, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि शून्य के बारे में बताता हूं मैं, कि जैसे हमारे पास कोई बहुपद है, मैंने बोल दिया कि हमारे पास पी एक्स बराबर कोई बहुपद है एक्स प्लस 2, ये हमारे पास कोई बहुपद है। अब शून्य के नाम से ही स्पष्ट है, पहले तो मैं आपको शून्य के बारे में बताता हूं कि शून्य क्या होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस जो हमारे पास ये बहुपद दिया गया है इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होता है, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है इसमें हम अक्ष की जगह कौन सा मान रखें कि इसका मान हमारे पास क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जिस मान पर यह शून्य होगा ना उसको क्या बोलेंगे कि इस बहुपद का वो क्या है, शून्य है। जैसे मैं बोलूं कि अक्ष की जगह अगर हम -2 रखेंगे, अक्ष की जगह अगर हम -2 रखेंगे तो ये क्या इसका मान शून्य हो जाएगा ना। देखना x की जगह -2 रखते हैं, अक्ष की जगह कितना रखते हैं -2 रखा, तो देखना p x की जगह -2 रख रहे हैं और ये -2 प्लस 2। अब देखना ये दोनों आपस में घटेंगे, विपरीत निशान है, तो 2 - 2 कितने होंगे 0। इसका मतलब -2 पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो -2 को क्या बोलेंगे कि -2 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है। समझे आप, इस बहुपद का -2 क्या है, शून्य है। तो शून्य का मतलब आप क्या समझे,
शून्य का मतलब आप क्या समझे कि जिस मान पर क्या होता है, बहुपद का मान शून्य होता है, वह मान क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ये है ना कि जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। देखना शून्य के नाम से ही स्पष्ट है, इसका मतलब हमें बहुपद का मान कितना करना है, शून्य करना है, नाम से ही स्पष्ट है। अब देखना मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं, पहले बाद में चलेंगे इस पे। मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं। मैंने इक्वेशन लिखी है कि हमारे पास कोई पी एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस 3 है, माइनस एक्स प्लस 3 है। अब मैं बोलूं कि किस मान पर यह शून्य होगा, तो देखना अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है कि आपको पता है अगर यहां पर इसके बराबर शून्य होगा तभी हमें शून्य प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे डायरेक्ट कर देना है कि जब आपको px बराबर शून्य प्राप्त होगा तभी तो हमें शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब px का मान कितना है, माइनस एक्स प्लस 3 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब देखना ये माइनस एक्स बराबर ये इधर प्लस का है, बराबर के निशान के उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब x बराबर अगर हम 3 रखेंगे ना इसमें तो क्या होगा, इस जो बहुपद है इसका मान हमें शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब x बराबर 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। x बराबर 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। और एक बात और, अगर रेखिक बहुपद के लिए, अब ज्यादा इसमें हम नहीं जा रहे, 2.2 का एक बार थोड़ा मैटर है, ये यहाँ पे शून्यक का जो था शून्यक वाला सिस्टम आने वाला था तो मैंने थोड़ा आपको बताया है। ठीक है, अब देखना, अब आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन है पहले वाला, उसमें आपको दे रखा है ऐसे लाइनिंग दी हुई होगी, ऐसे दी हुई होगी कि ऐसे करके ये वक्र ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है और ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको उसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखना इसको निकालने का तरीका, शून्यकों की संख्या कि ये जो वक्र है ना, जितनी बार अक्ष अक्ष को काटेगा ना, जितनी बार अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा ना, उतने ही शून्यक होंगे। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे। अब देखना मैं बोलूं कि इस ये हो गए, इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, तो देखना मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूं। अब इसको रफ कर रहा हूं इधर, देखना अब मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं कि इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे। मैं बोल रहा हूं पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा कि शून्य कितने प्राप्त होंगे। देखना कितनी बार काट रहा है, अक्ष अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं देखना है हमें, सिर्फ ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, जो ये वक्र है, ये लाइन वाली है y बराबर पी एक्स के लिए, y बराबर पी एक्स के लिए, y बराबर पी एक्स के लिए हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। देखना ये एक बार यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ पे तो ये वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को थोड़ी काट रहा है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, यहाँ पे वाई अक्ष को काट रहा है। तो एक शून्यक तो यहाँ पे ये हो गया, एक शून्यक तो यहाँ पे ये हो गया, जहां पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे। एक शून्यक यहाँ पे ये हो गया, तो मतलब दूसरे वाला एक शून्यक यहाँ पे भी एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ पे भी एक्स अक्ष को काट रहा है, तीसरा शून्यक यहाँ पे भी एक्स अक्ष को काट रहा है, चौथा शून्यक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे हमें लिखना है कि शून्यकों की संख्या, आपको पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो हम लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है,
4 आ रही है। क्यों आ रही है? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम ये लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ग्राफ, ये एक तरीके से ग्राफ ही बन रहा है यहां पे, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। रीजन क्या लिखेंगे? ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमें रीजन रखना है। अगर ये ग्राफ है ये वाला, अगर यहां पे अगर 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करता, जैसे मैं एक एग्जांपल ये वाला ले रहा हूं, ये कोई एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये इधर एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वक्र ले रहा हूं, जैसे मैंने ये वक्र लिया इस प्रकार करके, ये वाला वक्र। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो वाई अक्ष पे तो कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, और हमें वाई अक्ष से कोई मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है। तो देखना सर, यहाँ पे एक्स अक्ष पे एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये वक्र कर रहा है ना ये ग्राफ में, और एक यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब बात तो सर ये है कि इसमें 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी शून्यकों की संख्या। आपने इतना तो बता दिया कि सर 2, लेकिन रीजन भी तो देना पड़ेगा ना बच्चों हमें। रीजन क्या देंगे? हमें ये देना है रीजन, क्योंकि ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 मानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तो ये हमारा रीजन रहेगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पे, ठीक है। अब इतना समझाना, सिर्फ ये पीछे जो हमें पढ़ा है ना वो 2.2 में काम में आने वाला है, ये जो पढ़ा है ना ये 2.1 में काम में आने वाला है। तो देखना, अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली पे 2.1 पे। टू पॉइंट वन जो हमारी प्रश्नावली है, देखना, जिसमें पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले वाला ही है। क्या है ये क्वेश्चन? आप ऊपर से देख लेना कि किसी बहुपद px के लिए, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। पहले वाला डायग्राम इस प्रकार दे रखा है, इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। ये वाई डैश, ये इधर एक्स डैश और ये इधर एक्स, ठीक है। दूसरे वाला डायग्राम मैं इसके 3 क्वेश्चंस बताऊंगा ओनली, ठीक है, और बाकी आपको स्वयं को करने हैं। ये वाई डैश, एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है। एक तीसरे वाला और बता देता हूं, और बाकी आप स्वयं करना। वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। अब देखना, इसमें हमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी शून्यकों की संख्या होगी। तो देखना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप स्वयं बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें शून्यकों की संख्या, क्या ये कहीं पे अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? देखना इधर, ये क्या अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना अक्ष पर प्रतिच्छेद। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी?
क्योंकि ये तो y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, कहां पर, x अक्ष पे तो बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो इसका मतलब यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष पर बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसमें देखना यहाँ पर तो ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब y अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये काउंट करेंगे क्या शून्यकों की संख्या में, नहीं करेंगे। अब देखना यहाँ पे ये x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही बिंदु पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या होगी 1। और रीजन आपको बताया हुआ है, आप स्वयं लिख लेना रीजन क्या होगा। आपको रीजन स्वयं लिखना है। शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब देखना इसमें ये एक तो ये रहा x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अब देखना यहाँ पे चलना, ये तो y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। दूसरा ये रहा x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तीसरा ये x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या होगी 3। और रीजन आपको स्वयं को लिख देना है कि ये ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। आज की हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। आगे के 3 क्वेश्चंस में आपके लिए छोड़ता हूं। अगले वाली प्रश्नावली में 2.2 का कुछ बेसिक तो मैंने आपको बता दिया इस प्रश्नावली में, और कुछ बेसिक जो रहा है वो अगले वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।